तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपको पता ही है क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे चैनल पर आने लग गया है, और अगर आपका सब्जेक्ट कोड है BCH713 तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि हम इसी सब्जेक्ट कोड के सिलेबस को फॉलो करके लेक्चर्स बना रहे हैं। तो आज है लेक्चर 3 और आज हम कंप्लीट कर रहे होंगे हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग की यूनिट 1 कंप्लीटली। और तो आप देख सकते हो सिलेबस में हमारे जो भी टॉपिक रह गए थे आज हम उन्हें कवर करेंगे। तो चलो देखते हैं सबसे पहले कि हम कौन कौन से टॉपिक कवर कर रहे होंगे इस लेक्चर में। तो यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर मैंने लिख रखा है कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होती है, देन देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होती है, दोनों के बीच में डिफरेंस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले तीनों साल आया हुआ है। और इलास्टिसिटी इन क्लाउड एंड ऑन डिमांड प्रोविजनिंग। ठीक है, दोनों बहुत इजी टॉपिक है, बस क्या है आपको थोड़े बहुत पॉइंट याद करने पड़ेंगे तो आपका काम सारा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होती क्या है। भाई कहीं से तो बनी होंगी दोनों, इसी का ऐसे लग रहा है ना, किसी का पार्ट होंगी तो हाँ यार कंप्यूटिंग का ही पार्ट है। तो सबसे पहले मैं ये आपको ये बता दूं, AKTU 2021 22 22 23 एंड 23 24 तीनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कभी किसी के पार्ट में आया, कभी अकेले 10 नंबर में आया, कभी 2 नंबर में आया। ठीक है, तो तीनों में आया हुआ है, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा भाई अगर आप इस यूनिट से एक टॉपिक कर रहे हो तो प्लीज इसको कर लेना। ठीक है, तो पढ़ते ही चलो। Parallel computing and distributed computing are two essential model in the realm of high performance computing। तो जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है उसमें से ये बहुत दो जो ये मॉडल है ना, पैरेलल कंप्यूटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। ठीक है, ईच प्लेइंग अ क्रुशियल रोल इन हैंडलिंग लार्ज स्केल कंप्यूटेशन बाय ब्रेकिंग डाउन प्रोसेसेस इनटू स्मॉलर पैरेलल टास्क। ठीक है, दोनों में क्या होता है कि लार्ज स्केल जो हमारा टास्क होता है, बहुत बड़ा जो टास्क होता है उसको छोटे छोटे चंक्स में या फिर छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके किया जाता है। ठीक है, ऑल थ्रू बोथ एम टू अचीव सिमिलर गोल्स, स्पीड, इफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, दोनों का ये गोल सेम है कि उनको बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए और अच्छी खासी इफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस वो दे पाए। ठीक है, बट दे आर डिफर इन देयर आर्किटेक्चर, फंक्शनैलिटी एंड यूजेस। ठीक है, इनके जो यूजेस है वो अलग है, इनकी थोड़ी सी फंक्शनैलिटी एंड काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन एंड ऑफ द डे इन दोनों का जो गोल है वो दोनों का गोल सेम है कि वो अच्छी खासी इफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा पाए। ठीक है, तो इसी एम को ये फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होती है। ठीक है, देन हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग देखेंगे, देन उन दोनों के बीच में क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। तो अगर हम बात करें पैरेलल कंप्यूटिंग की, तो पैरेलल कंप्यूटिंग आल्सो नोन एज अ पैरेलल प्रोग्रामिंग। ठीक है, मतलब अगर आपके क्वेश्चन के अंदर आ जाता है डिफाइन पैरेलल प्रोग्रामिंग, तब भी आप इसी को डिफाइन कर रहे होंगे। इज अ प्रोसेस where large compute problems are break down into smaller problem that can be solved simultaneously by multiple processors। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मतलब कोई भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ऐसे भी नहीं कह सकते बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम, ऐसे अगर आप कोई मल्टीपल चीजें कर रहे हो अपने सिस्टम में तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप उसे क्या करते हो, छोटे छोटे स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हो, देन उस पर काम करके उसे सॉल्व करते हो। ठीक है, जैसे कि आपने अगर बाइनरी सर्च पढ़ा है तो उसमें क्या होता था, ब्रेक एंड कॉन्कर का कॉन्सेप्ट होता था। ठीक है, सो उसमें सॉरी डिवाइड एंड कॉन्कर का प्रोसेस होता था। उसमें क्या करते थे, हम प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते थे, देन हम उस पर कॉन्कर करते थे, जीत हासिल करते थे। ठीक है, तो यहीं पर वहां पर भी यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि आप क्या करो, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, देन उसे काम करो तो आप वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैंने 3 पॉइंट्स लिख रखे हैं जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं इनको। द प्रोसेसर कम्युनिकेट यूजिंग शेयर्ड मेमोरी। ठीक है, ये जो प्रोसेसर होते हैं हमारे जिनके अंदर इनके काम हो रहे होंगे, वो क्या करते हैं, शेयर्ड मेमोरी का यूज करते हैं। शेयर्ड मेमोरी का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर वो आपस में बातचीत कर पाए और जो भी काम वो कर रहे हैं वो एक मेमोरी के अंदर हो रहा हो। ठीक है, मतलब सबके पास जो मेमोरी है वो शेयर्ड हो और वो एक ही मेमोरी पर काम कर रहे हो, यानी कि जो भी जिसका भी काम हो गया वो उसके अंदर स्टोर होती जाए। ठीक है, एंड देयर सॉल्यूशंस आर कंबाइंड यूजिंग एन एल्गोरिथम। किसी एल्गोरिथम का यूज करके वो क्या करते हैं, उन सॉल्यूशंस को कंबाइंड भी कर लेते हैं। पैरेलल कंप्यूटिंग इज सिग्निफिकेंटली फास्टर देन सीरियल कंप्यूटिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सीरियल कंप्यूटिंग का क्या बात हो रही है। सीरियल कंप्यूटिंग क्या होती है, जिसमें सीरियल वाइज काम हो रहे हो, यानी कि एक के बाद एक काम हो रहे हो। ठीक है, पैरेलल में क्या होता है, एक साथ मल्टीपल काम हो रहे होते हैं। ठीक है, सीरियल में क्या होता है, एक एक करके काम हो रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जो सीरियल कंप्यूटिंग होती है थोड़ी मतलब स्लो होती है इससे पैरेलल कंप्यूटिंग से, है ना। इट्स predecessor that uses a single processor to solve problems in a sequence। ठीक है, मतलब सीरियल कंप्यूटिंग क्या यूज करती थी कि सिंगल प्रोसेसर का यूज करती थी, लेकिन पैरेलल कंप्यूटिंग मल्टीपल प्रोसेसर का यूज कर रही होती है। ठीक है,
When computers were first invented in late 1940s and 1950s, software were performed or programmed to solve problems in sequence, ठीक है, which restricted processing speed. तो बेसिक सी बात है, जब स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर्स आए थे, जब वहां पर क्या हुआ था कि जो सॉफ्टवेयर थे वो ऐसे प्रोग्राम किए गए थे कि वो सिर्फ सिंगल कंप्यूटर पे, सिंगल प्रोसेसर पे ही काम कर पाते थे, ठीक है। तो वहां पर क्या होता था कि परफॉर्मेंस की जो परफॉर्मेंस थी वो थोड़ी स्लो हो जाती थी, और जो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड थी वो भी कम रहती थी, ठीक है। तो 1950 में स्टार्ट हुआ हमारी पैरेलल कंप्यूटिंग का, अलाउड टू कंप्यूटर्स टू रन कोड फास्टर एंड मोर इफिशिएंटली बाय ब्रेकिंग अप कंप्यूट प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर एंड सिमिलर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो यहाँ पर 1950 से क्या हुआ, यहाँ पर मैं आपको ये चीजें क्यों प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि आपका अगर 10 नंबर का पेपर आता है, तो आप 10 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, तो आप उसमें थोड़ी ज्यादा चीजें लिख पाओ, ठीक है, जिससे कि आपको ऐसा ना लगे कि आपके पास कंटेंट नहीं है। इस वजह से ये चीजें हैं, वरना आपको डायरेक्टली पता है पैरेलल कंप्यूटिंग क्या है, कि जहाँ पर मल्टीपल प्रोसेसर काम कर रहे हैं एक ही प्रॉब्लम पर, जब हम प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। टुडे, आज की बात करें तो पैरेलल सिस्टम हैव इवॉल्व टू द पॉइंट वेयर दे आर यूज्ड in various computers, making everyday tasks like checking emails, sending a text message hundreds of times faster than if they perform यूजिंग सीरियल कंप्यूटिंग। तो आज के टाइम पे क्या हो गया है, पैरेलल कंप्यूटिंग बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, हमारे फोन्स वगैरह में भी यूज हो रहा है, लाइक ईमेल चेक करते हैं या फिर सेंड करते हैं टेक्स्ट मैसेज, वहां पर भी पैरेलल कंप्यूटिंग का यूज हो रहा होता है। और अगर हम उसी काम को सीरियल कंप्यूटिंग के साथ कर रहे होते तो वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा होता, ठीक है। तो आपको मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगा, चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं, बेनिफिट्स ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग। यहाँ पर आप मल्टीपल चीजें, अब आपको लगेगा यार बार बार यही चीज पढ़ रहे हैं, तो यार होता है थ्योरी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आप क्या करो, प्लीज इन बेनिफिट्स को एंड डिसएडवांटेजेस को याद कर लो, जिसको आप बहुत ज्यादा जगहों पे लिख पाओगे, ठीक है। जैसे कि कॉस्ट रिडक्शन, ये कॉस्ट को कम कर देता है, ऑब्वियस सी बात है ना। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, देन उसको अगर हम मल्टीपल टास्क में या फिर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो वो थोड़ी इजी हो जाएगी और उसको सॉल्व करना आसान रहेगा। फास्टर एनालिटिक्स, ठीक है, किसी चीज को अगर आप एनालाइज कर रहे हो, फिर हाई बिग डेटा को आप एनालाइज कर रहे हो, तो वो थोड़ा आप फास्ट कर पाओगे, क्योंकि आपने उसे छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दिया हो, तो वो फास्ट हो जाएगा। इंक्रीज इफिशियंसी, बेसिक सी बात है, स्पीड को तो इंक्रीज कर ही रहा है वो ना, ठीक है। तो आप इन सबको पढ़ लेना, और देखो एग्जाम में जब भी आप कुछ भी ऐसे बेनिफिट्स एप्लीकेशन या फिर डिसएडवांटेजेस लिख कर आते हो, तो पहले आप उसे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे, यहाँ पे जैसे कि हेडिंग में डिफाइन करोगे, देन उसको डेफिनेशन लिखोगे उसकी, तभी सही रहेगा, ठीक है। ऐसे लेकर आया करो, जैसे कि मैं नोट्स में प्रोवाइड कराता हूँ आपको। नेक्स्ट आता है आपके डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस की बात करें तो क्या होगा इसके डिसएडवांटेजेस, आपको अच्छी खासी नॉलेज चाहिए होगी, है ना, कॉम्प्लेक्सिटी इन प्रोग्रामिंग, है ना, आपको अच्छी खासी नॉलेज चाहिए होगी अगर आप इसे यूज कर रहे हो, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन इशू, कभी कभी ऐसा होगा कि आपकी अगर मल्टी, जैसे कि एक बड़ी सी प्रॉब्लम है, अगर आप उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, है ना, देन उसे सॉल्व करोगे, अगर ये वाली प्रॉब्लम पहले सॉल्व हो गई, देन ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये वाली प्रॉब्लम तो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर ये वाली प्रॉब्लम पहले सॉल्व हो गई, देन पहले वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो वहां पर क्या होगा, ऐसा हो सकता है सिंक्रोनाइजेशन में उसमें दिक्कत आई, यानी कि जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए सारी की सारी, जब उसे आप कंबाइन कर रहे हो तब प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ये सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम इसमें हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हार्डवेयर कॉस्ट। अगर आप अच्छी खासी परफॉर्मेंस मतलब चाहिए आपको, तो आपको हार्डवेयर कॉस्ट भी अच्छी खासी मतलब देनी पड़ेगी, तो इसकी वजह से हार्डवेयर कॉस्ट थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। तो इसके डिसएडवांटेज है, ज्यादा कुछ डिसएडवांटेज है नहीं, मतलब कि ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, कि अगर आपको अच्छी अच्छी अगर आपको प्रोसेसिंग पावर चाहिए, तो आपको पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे, है ना। और सिंक्रोनाइजेशन इशू कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आज के टाइम पे ऐसा कुछ होता नहीं, सिंक्रोनाइजेशन इशू आता नहीं है। लेकिन ये लिखा हुआ है, क्योंकि आपको यार कंटेंट भी तो चाहिए, डिसएडवांटेजेस भी तो आप बता के आओगे। हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी की बात है कि आपको प्रोग्रामिंग या फिर आप अगर अच्छे खासे वो काम कर रहे हो, तो आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंट पैरेलल कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, हमने पहले बात करी, इसके अंदर जो मेमोरी होती है वो शेयर्ड मेमोरी होती है, ठीक है, या शेयर्ड मेमोरी होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी भी होती है, ठीक है। तो इसके जो आर्किटेक्चर है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट है, और हर एक आर्किटेक्चर अपने यूज केस के हिसाब से डिफाइन है, ठीक है। तो आप इसे पढ़ो, आर्किटेक्चर आपके पास अच्छा खासा कंटेंट मिलेगा। सबसे पहले आपका क्या, शेयर्ड कंप्यूटर, शेयर्ड मेमोरी, सबसे पहला आर्किटेक्चर का नाम क्या है, शेयर्ड मेमोरी। इन दिस आर्किटेक्चर मल्टीपल प्रोसेसर एक्सेस द सेम मेमोरी। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे मेमोरी क्या है, शेयर्ड है, तो यहाँ पर क्या होगा कि मल्टीपल जो प्रोसेसर होंगे, वो एक ही मेमोरी को एक्सेस कर रहे होंगे। यूज इन डिवाइसेस लाइक लैपटॉप, स्मार्टफोन्स फॉर पैरेलल कंप्यूटिंग, यानी कि कोई छोटे खासे यूज के लिए आपके लिए शेयर्ड मेमोरी अच्छा है,
और यहाँ पर जो आपके स्मार्टफोन है या फिर लैपटॉप है वो शेयर्ड मेमोरी का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी का। यहाँ पर क्या है, ईच प्रोसेसर हैज इट्स ओन मेमोरी। यहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो हर एक प्रोसेसर है वो अपने पास अपनी खुद की अलग मेमोरी रखते हैं और कनेक्टेड ओवर अ नेटवर्क। और सारे प्रोसेसर कहाँ पे कैसे कनेक्टेड रहते हैं आपस में, ओवर अ नेटवर्क। कॉमनली यूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर एंटरप्राइजेस एप्लीकेशन। ठीक है, आप बड़ी बड़ी बिजनेसेस की जो एप्लीकेशन होती हैं उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी का यूज करा होता है, यानी कि इसका जो यूज केस है वो थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में इसका यूज होता है। सो नेक्स्ट आता है आपका क्या, हाइब्रिड मेमोरी। हाइब्रिड मेमोरी कुछ नहीं है, बस आप अगर शेयर्ड मेमोरी और डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी का कंबाइन कर दो उन्हें दोनों को, तो वो हो जाती है हमारी हाइब्रिड मेमोरी। ठीक है, यूज इन सुपर कंप्यूटर टू अलाउस प्रोसेसर टू एक्सेस शेयर्ड मेमोरी एंड कम्युनिकेट ओवर अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि सुपर कंप्यूटर जो बड़े बड़े कंप्यूटर थे वो क्या करेंगे, एक ही मेमोरी को यूज करेंगे लेकिन कम्युनिकेट कर पाएंगे आपस में ओवर द डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। ठीक है, तो ये होती है हमारी हाइब्रिड मेमोरी। तीनों को याद रखना, क्योंकि पेपर में ऐसा भी हो सकता है कि आपको डिफरेंट पैरेलल कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे ही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो मतलब 10 नंबर का तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन हाँ किसी के साथ पूछ सकता है, तो मैंने आपको इतना प्रोवाइड करा दिया है जो आप कर सकते हो। ठीक है, आप बोल रहे होंगे कि भैया लेक्चर बहुत लेट आ रहे हैं। ठीक है, लेक्चर आप जल्दी जल्दी प्रोवाइड कराओ, तो देखो मेरे ना थोड़े से कॉलेज में थोड़ा टाइम ज्यादा स्पेंड हो रहा है, और मैंने ये नोट्स भी ना कॉलेज में ही बैठ के बनाए हैं। तो कॉलेज वाले थोड़ा ज्यादा यार पंगा कर रहे हैं, मतलब बुला रहे ज्यादा है, इस वजह से दिक्कत हो रही है, हमारा टाइम वहीं पर खर्च हो रहा है, वरना हम बहुत जल्दी लेक्चर बना दें। सो देखो यहाँ पर पैरेलल कंप्यूटिंग तो सारा कंप्लीट हो गया, लेकिन आपको पैरेलल कंप्यूटिंग का मैं एक डायग्राम देना चाहता था, तो डायग्राम मैंने देखो यहाँ पर बना दिया है। यहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो ये प्रॉब्लम है, एक ये बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको आप क्या करते हैं, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस में या फिर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में आप क्या करते हो, इसे कन्वर्ट कर देते हो, और फिर उन छोटे छोटे प्रॉब्लम पर एक एक काम करा होगा, तो फिर वो क्या होगा, जल्दी जल्दी फास्टली सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर ये बड़ी एक प्रॉब्लम है, इसको आपने क्या कर दिया, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट कर दिया, देन इस पे प्रोसेसर काम कर रहा होगा अलग अलग इंस्ट्रक्शंस पे, और वो सॉल्व करेगा। तो ठीक है, तो ये एक छोटा सा डायग्राम था, आप चाहो तो अपने पेपर में बना, मतलब चाहो क्या बना कर ही आना भाई, इजी डायग्राम है और आपको अच्छे खासे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। ठीक है, पहले कंप्यूटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गया, अब आया डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। ये होता क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम consist of multiple software components, ठीक है, that are multiple computers but run as a single system। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो बड़ी एक प्रॉब्लम होती है ना, वो मल्टीपल कंप्यूटर्स के बीच में डिवाइड कर दी जाती है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर कंप्यूटर बनाऊं, तो देखो एक कंप्यूटर ये हो गया, एक कंप्यूटर ये हो गया, एक कंप्यूटर ये हो गया। तो ऐसे क्या है, ये मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे काम करेंगे एज अ सिंगल कंप्यूटर। ठीक है, कैसे काम करेंगे, एज अ सिंगल कंप्यूटर एंड वर्किंग ऑन अ सिंगल प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। ठीक है, द कंप्यूटर डेट आर इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कैन बी फिजिकली क्लोज टुगेदर। ठीक है, वो सब क्या हो सकते हैं, फिजिकली क्लोज भी हो सकते हैं एंड कनेक्टेड बाय अ लोकल नेटवर्क। ठीक है, मतलब कि ज्यादा दूर दूर नहीं हो सकते, लेकिन हाँ मतलब हो सकते पर ज्यादा दूर नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब कि एक रेंज तक ही वो दूर हो सकते हैं, लेकिन वो किससे कनेक्टेड होने चाहिए, या तो लोकल नेटवर्क से कनेक्टेड होनी चाहिए, और दे कैन बी जियोग्राफिकली डिस्टेंट एंड कनेक्टेड बाय अ वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन या फिर लैन दोनों, मतलब कि आपने ये पढ़ा होगा ना अपने कंप्यूटर नेटवर्क में, मैंने ही पढ़ाया था, अगर आपने लेक्चर देखे हैं, तो वैन या फिर लैन इसके अंदर होनी चाहिए, और वो ऐसे कनेक्टेड रह सकती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि वो सारे क्या कर रहे होंगे, एज अ सिंगल यूनिट काम कर रहे होंगे। ठीक है, अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कैन कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर क्या है कि कोई ऐसे कोई भाई बात नहीं है कि कितने रेंज क्या है कंप्यूटर की, कितने नंबर के भी कंप्यूटर हो सकते हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर भी हो सकते हैं, सच एज मेन फ्रेम्स, पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर एंड सो ऑन। और ऐसा भी नहीं है कि ये होमोजीनियस है, मतलब कि हेट्रोजीनियस नोड्स हो सकते हैं इसके अंदर, कि आपके पास जरूरी नहीं है एक जैसे ही डिवाइस हो, वहां पर अलग अलग वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम्स, अलग अलग टाइप्स के कंप्यूटर हो सकते हैं जो कि काम कर रहे होंगे एज अ सिंगल यूनिट। द गोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इज टू मेक सच अ नेटवर्क वर्क एज अ सिंगल कंप्यूटर। ठीक है, मतलब कि मल्टीपल कंप्यूटर को एक एज अ सिंगल कंप्यूटर काम कराना ही इसका क्या है, गोल है। तो आपको समझ में आ गया वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, अगर नहीं आया तो एक और बार प्रीवियस जाओ और वीडियो को देखो, और एक बार पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखो एक डायग्राम दिया है, मेरे को मिला था इंटरनेट पर, काफी अच्छा डायग्राम है ये। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये वर्क स्टेशन है पूरा, ये कनेक्टेड है लोकल एरिया नेटवर्क से। यहाँ पर ये बहुत सारे पर्सनल कंप्यूटर है, ये लोकल एरिया कन्वर्ट कनेक्टेड है। यहाँ पे लॉग इन, प्रिंटर, अदर
सर्विसेज सारी कनेक्टेड है इससे। देन 5 सर्वर्स कनेक्टेड हैं, वाइड एरिया नेटवर्क गेटवे कनेक्टेड है। तो क्या है, अलग अलग डिवाइसेस एक ही लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है एंड वर्किंग एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है। तो समझ रहे हो, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को कहते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, है ना, टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक दो चीजें और देखनी है जो कि हमारी मतलब आपको पता ही है, एडवांटेज डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है इसका, रीसाइलेंस। रीसाइलेंस का मतलब क्या होता है, इफ वन नोड फेज, मतलब कि इसके अंदर अगर एक कंप्यूटर कोई खराब हो जाता है तो पूरे के पूरे ओवर ऑल कंटिन्यूअस जो नोड्स हैं सारे के सारे के जो कंप्यूटर हैं उनके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो सारे स्टिल ऑपरेशनल रहेंगे। और मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और ये क्या करता है, सिस्टम की रिलायबिलिटी को बढ़ाता है, ये जो पॉइंट है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक इफिशियंसी, यूटिलाइजिंग एग्जिस्टिंग हार्डवेयर एंड कम्युनिटी मशीन, रिड्यूसिंग द नीड फॉर द एक्सपेंसिव स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर। मतलब कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग हार्डवेयर एंड कम्युनिटी मशीन्स हैं वही सारी आपके यूज में आ जाएंगी, ठीक है। और नेक्स्ट आता है एक्सपेंडेबिलिटी। एक्सपेंडेबिलिटी तो है ही है कि इजीली आप इसके अंदर मशीन्स को कनेक्ट कर सकते हो और अपने नेटवर्क को क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी है ना, अब मतलब कि इतना ज्यादा दूर भी आप काम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर है कि आप कनेक्टेड रहकर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जाकर काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। सो नेक्स्ट आता है हमारा क्या, डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो डिस्ट्रीब्यूटेड के डिसएडवांटेजेस तो ऑब्वियसली होंगे ही, क्योंकि इतना ज्यादा मैसी हो जाता है नेटवर्क आपका। तो मैनेजमेंट चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि आपको देखो, अब मैं अगर ऑब्वियस ऐसी बात करूं सिंपल सी, तो आपको अगर हर टाइप के आप डिवाइसेस अगर आप अपने नेटवर्क के अंदर ऐड कर रहे हो तो आपको हर टाइप के डिवाइसेस की भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपको, देखो ऑब्वियस सी बात है कि आपको उसकी हार्डवेयर की तो जरूरत पड़ेगी, है ना, नॉलेज की। तो उसके अंदर आपको वो नॉलेज होनी चाहिए। मैनेजमेंट चैलेंजेस क्या, मैनेजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कैन बी कॉम्प्लेक्स ड्यू टू नेटवर्क लेटेंसी, है ना। अगर आप इतने टाइप के डिवाइसेस जोड़ रहे हो और आपके जियोग्राफिकल एरिया पे डिफरेंट डिफरेंट है तो वहाँ पे नेटवर्क लेटेंसी आ सकता है। फेलियर्स हो सकते हैं बहुत सारे। एंड नीड फॉर सिंक्रोनाइजेशन, हर टाइप के डिवाइसेस जुड़े हुए हैं तो उसको थोड़ा सा ऐसा सिंगल यूनिट काम करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है। कम्युनिकेशन डिले हो सकता है ना। Interaction between distinct nodes can be hinder performance due to increased overheads, ठीक है। यहाँ पर आप क्या हो सकता है, मल्टीपल जब आपके बहुत सारे डिवाइसेस बढ़ जाएंगे, है ना, नोड्स भी बढ़ जाएंगे तो वहाँ पर क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन डिले हो सकता है, ठीक है। सिक्योरिटी रिस्क, थोड़ी सी सिक्योरिटी रिस्क भी आ सकती है आपके उसमें कि जनरली लेस सिक्योर देन द सेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज सिस्टम से थोड़ा सा लेस सिक्योर रहेगा, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या रहता है, सारी इन्फॉर्मेशन एक ही आप कंप्यूटर से ले रहे होते हैं या फिर एक ही कंप्यूटर पे आप स्टोर कर रहे होते हो, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में सारे सिस्टम के पास सारी इन्फॉर्मेशन होंगी, तो वहाँ पर थोड़ा सा आप जो है वल्नरेबल स्टेट में होंगे और अटैक्स के लिए भी वल्नरेबल होंगे, ठीक है। एक भी अगर नोड ने किसी पर अटैक कर दिया तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है, पूरे के पूरे सिस्टम को। तो ये इसके क्या है, डिसएडवांटेजेस है। सो आई होप आपको ये भी क्लियर होंगे डिसएडवांटेज। इसके डिसएडवांटेजेस देखो इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहूंगा आप इसे स्किप करो, इसे भाई पढ़ लेना, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोनों के बीच के डिफरेंस की, और यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको पढ़ लोगे तो आपको दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, यहाँ पे अगर हम दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करें तो पैरेलल कंप्यूटिंग क्या है, मैनी ऑपरेशन आर परफॉर्म साइमल्टेनियसली, मतलब कि मल्टीपल ऑपरेशन क्या हो रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, हो रहे हैं मतलब परफॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, सिस्टम कंपोनेंट एंड आर लोकेटेड एट डिफरेंट लोकेशन। यहाँ पर क्या है, मल्टीपल सिस्टम एज अ सिंगल यूनिट काम कर रहे होंगे और अलग अलग लोकेशन पे क्या होंगे, अलग अलग लोकेशन पे लोकेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा कि एक ही कंप्यूटर में काम हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, मल्टीपल सिस्टम्स होंगे, तो यहाँ पर क्या सिंगल कंप्यूटर रिक्वायरमेंट, इसकी रिक्वायरमेंट सिंगल कंप्यूटर की है, लेकिन यहाँ पर आपको मल्टीपल कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मल्टीपल प्रोसेसर परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशन, अलग अलग प्रोसेसर अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मल्टीपल कंप्यूटर परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशन, ठीक है। इट में हैव शेयर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी, इसमें दोनों टाइप की मेमोरी हो सकती है, मैंने आपको आर्किटेक्चर में बताया था, और एक और हो सकती है हाइब्रिड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही होती है डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी, यहाँ पर कोई शेयर्ड मेमोरी नहीं होती, यहाँ पर कोई सिंगल यूनिट मेमोरी नहीं होती, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी होती है हर कंप्यूटर के पास अपनी खुद की, ठीक है। प्रोसेसर कम्युनिकेट बसेस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, और ये आपकी मैसेज पासिंग के थ्रू वर्क करते हैं, ठीक है। तो आपने ये वाला कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा है तो, अगर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो, है ना। मैसेज पासिंग के थ्रू ये बात कर रहे होंगे और ये बस के थ्रू बात कर रहे होंगे, बस इतना समझो, ठीक है। ये क्या करता है, सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। ये क्या करता है, सिस्टम के स्केलेबिलिटी को एनहेंस करता है, फॉल्ट टॉलरेंस को कम करता है, एंड क्या फॉल्ट टॉलरेंस रखता है, और रिसोर्स शेयरिंग में भी काम करता है, ठीक है।
तो आई होप आपको दोनों के बीच के क्या होगा डिफरेंस समझ में आ गया होगा। 6 पॉइंट बहुत है, और अगर आपने दोनों को अलग अलग पढ़ाई है, ठीक है, और अगर आपको पॉइंट खुद के कुछ ऐड करने हैं तो आप कर सकते हो। दिस इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन कि आप भाई यही आप इसे ऐड करो, या फिर मैंडेटरी नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको दोनों को अलग अलग भी बता दिया है, ठीक है, और बहुत अच्छे से बताया है, डीपली बताया, ठीक है। जितने पॉइंट बच सकते थे मैंने आपको सारे कवर कराए। और हाँ, एक बात और, कि अगर आपको लगता है कि कोई अगर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके अंदर यूनिट्स के अंदर कवर नहीं होता, वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 5 यूनिट में सारे 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करा दूं। तो अगर नहीं हो पाते तो बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि मैंने सोच रखा है कि मैं लास्ट टाइम पे आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पूरे फुल फ्लैश सॉल्यूशन वीडियो लाऊंगा, ठीक है, वन शॉट। तो दिक्कत मत लेना, ठीक है, सारे सॉल्यूशन आपको कवर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लाउड इलास्टिसिटी की। तो अगर आप सिलेबस देखो, तो यहाँ पर हमने सिलेबस में से डेफिनेशन ऑफ क्लाउड देख लिया, एवोल्यूशन ऑफ क्लाउड देख लिया, पैरेलल कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग देख लिया, क्लाउड की कैरेक्टरिस्टिक भी देख ली। अब बस दो टॉपिक बचते हैं, इलास्टिसिटी इन क्लाउड एंड ऑन डिमांड प्रोविजनिंग। तो सबसे पहले देखते हैं इलास्टिसिटी इन क्लाउड। इलास्टिसिटी का मतलब क्या समझते हैं? इलास्टिक का मतलब क्या होता है? इलास्टिक का मतलब होता है किसी चीज को अगर आप खींचो तो वो बड़ी हो जाए, और किसी चीज को अगर आप छोड़ो तो वो छोटी हो जाए, ठीक है। तो आप जब आपकी मर्जी हो, जब आप उसे कितना भी खींच सको, और जब आपकी मर्जी हो आप उसे श्रिंक कर सको, ठीक है, यानी कि उसे कम कर सको, ठीक है। तो यही होता है आपका क्लाउड इलास्टिसिटी। यहाँ पर क्लाउड का मतलब क्या है? क्लाउड एक क्लाउड तो बेसिकली मतलब होता है आपका इंटरनेट, लेकिन आप क्लाउड कंप्यूटिंग में मतलब समझो तो क्लाउड कंप्यूटिंग इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग के जो रिसोर्सेज है, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के जो आप रिसोर्सेज है, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज है, आप उन्हें कभी भी बढ़ा सको, कभी भी कम कर सको, ठीक है, कभी भी आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा यूज में ले सको, और कभी भी आप उन्हें छोड़ सको सारे क्लाउड कंप्यूटिंग के रिसोर्सेज को एज पर योर यूज, ठीक है। इसी को कहते हैं इलास्टिसिटी। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, अब आप पढ़ोगे ना वही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड इलास्टिसिटी रिफर टू द एबिलिटी ऑफ क्लाउड सिस्टम टू डायनेमिकली एडजस्ट रिसोर्सेज सच एज सीपीयू, मेमोरी एंड स्टोरेज टू मीट चेंजिंग डिमांड, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा, सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। आप ज्यादा डेफिनेशन वगैरह पे मत जाओ। एक फ्लिपकार्ट है भाई, फ्लिपकार्ट कंपनी है, ठीक है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग से क्लाउड से क्या है, ऑब्वियस ही बात है, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है उसे यूज करती है, और वो रिसोर्सेज को लेती है, ठीक है, मतलब कि यूज करती है, जैसे कि स्टोरेज हो गया, मेमोरी हो गया, है ना, इन सबको लेती है। तो इसने क्या किया, ये आपका डेली क्या होते हैं, इसके पास यूजर्स आते थे, 100 यूजर्स आते थे डेली, मतलब कि ज्यादा आते होंगे, और इसका काम चल रहा था जितना इसने रिसोर्सेज लिए थे। अब क्या होता है, दिवाली आती है, ठीक है, दिवाली पे ये थोड़ी बहुत सेल वगैरह निकालते हैं, तो क्या होता है, यूजर बढ़ जाते हैं और 100 से हो जाते हैं 1000, ठीक है। तो क्या, एक बात बताओ, जितनी इन लोगों ने रिसोर्सेज ले रखे थे, क्या इसमें इसका काम चल जाएगा? आप बोलोगे नहीं, नहीं चलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या करेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग के जो इनने रिसोर्सेज ले रखे थे, स्टोरेज, मेमोरी, प्रोसेसिंग, सीपीयू, इन सबको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, स्केल कर देंगे, ठीक है। कि अब मुझे ना, मतलब जितनी मैंने स्टोरेज ली थी उसकी मुझे 10x चाहिए, क्योंकि यूजर्स भी तो 10x हो गए। तो कितनी, आप क्या ये 1 साल के लिए करवाएगा? नहीं करवाएगा। ये क्या करवाएगा, दिवाली जितने दिन की, जैसे कि 1 महीने के लिए यूजर ज्यादा होंगे, तो 1 महीने के लिए ये पैसे थोड़े ज्यादा देगा, और इसके पास जो रिसोर्सेज है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसके जो फुलफिलमेंट है इनके जो रिसोर्स यूजर्स को पूरा करने की, वो भी हो जाएगी, और इनके जो यूजर्स हैं वो उनको भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कितना फ्लेक्सिबल हो गया इनके लिए, कि जब इनको जरूरत थी, जब इनने रिसोर्सेज ले लिया, और जब इन्हें जरूरत नहीं थी, इनने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो समझिए ये होती है हमारी इलास्टिसिटी, क्लाउड की इलास्टिसिटी। Resources can either be added or reduced automatically or manually, ठीक है, ensuring that system remain efficient without the need for constant capacity planning, ठीक है। मतलब कि आपको जरूरत नहीं है constant capacity planning की, कि आपने 2 साल का प्लान कर रखा है, या फिर आपने पहले प्लान कर रखा है कि हम ये लेंगे वो लेंगे। आपको जब जरूरत है, आपको कल जरूरत है, आपने आज लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको 1 घंटे पहले की जरूरत है, आपको 1 मिनट पहले जरूरत है, आप तुरंत आप अपने क्या कर सकते हो, क्लाउड की जो रिसोर्सेज हैं, या फिर अपने सिस्टम के रिसोर्सेज है, उन्हें बढ़ा सकते हो, ठीक है। समझ रहे हो? दिस एडेप्टेबिलिटी इज की टू ऑप्टिमाइजिंग कॉस्ट एंड ensuring the application run smoothly under वेरिंग वर्कलोड, ठीक है। तो ये क्या है, एक की है आपकी, ऑप्टिमाइज करने की कॉस्ट को, और इंश्योर करने की एप्लीकेशन आपकी स्मूथली रन कर रही हो हर एक टाइप के वर्कलोड में, ठीक है। अगर आपका वर्कलोड वेरी करता है, तब भी आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्मूथली रन कर पाए, ठीक है। समझ रहे हो? ये आपकी क्या है, आपके बेनिफिट्स है, मतलब कि आगे जाके अगर आप भी स्टार्टअप्स वगैरह ऑन करोगे या चलाओगे वगैरह, तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। और देख रहे हो कि आपके कितने सारे काम आपके इजी हो गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका की कॉन्सेप्ट क्या है, मैं ये छोटी छोटी हेडिंग्स आपको दे रखी हैं, और आप इन्हें पढ़ लेना, तो आप एग्जाम में लिख पाओगे, ठीक है। की कॉन्सेप्ट क्या है, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल स्केलिंग, ठीक है।
तो देखो इलास्टिसिटी कैन अकर ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन सिस्टम यूजेस और मैन्युअली व्हेन एडमिनिस्ट्रेटर चूज टू इंक्रीज और डिक्रीज कैपेसिटी। इसके अंदर दो मॉडल है कि आप इसे ऑटोमेटिकली भी सेट कर सकते हो कि आपके यूजर्स बढ़ रहे हैं तो वो अपने आप रिसोर्सेज को बढ़ा दे, या तो आप मैन्युअली खुद कोई एडमिनिस्ट्रेटर है आपकी कंपनी का तो वो जाकर उसे चूज कर सकता है और इंक्रीज कर सकता है कैपेसिटी को और डिक्रीज कर सकता है कैपेसिटी को। ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का क्या होगा कि आपकी जो सर्वर्स है ना, या फिर जो भी आपने रिसोर्सेज ले रखे हैं उनकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज नहीं होगी। बेसिक सी बात है, वो डुप्लीकेट हो जाएंगे। यानी कि आपने एक सर्वर ले रखा है, ठीक है, जिसके अंदर स्टोरेज है 160 GB, ठीक है, मतलब ज्यादा होते हैं 160 GB इसके अंदर अगर स्टोरेज है, तो ऐसा नहीं होगा कि 160 से 200 हो जाएगी स्टोरेज। यहाँ पर क्या होगा कि आपको एक और सर्वर मिल जाएगा 160 का। तो ये होती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ठीक है। पे एज यू गो, मतलब आपको जितनी जरूरत होगी उतना ही आप पैसे दोगे। ऑर्गेनाइजेशन आर ओनली चार्ज फॉर रिसोर्सेज दे यूजिंग, ठीक है, मेकिंग क्लाउड इलास्टिसिटी कॉस्ट इफेक्टिव। और ये जो पॉइंट है ये क्लाउड इलास्टिसिटी को क्या बनाता है, कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है आपकी इलास्टिसिटी की क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। तो देखो ये इंपॉर्टेंस आपकी दो पॉइंट के अंदर डिफाइन होती है, ओवर प्रोवाइजनिंग एंड अंडर प्रोवाइजनिंग। ठीक है। ओवर प्रोवाइजनिंग का मतलब ये होता है कि जो भी मालिक है या फिर जो भी स्टार्टअप वगैरह चला रहा है, जो इसको भी जरूरत पड़े क्लाउड कंप्यूटिंग की, उसे ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो कि अनयूज रह जाए उसकी। और ऐसा भी नहीं होगा कि अगर उसने रिसोर्सेज नहीं लिए तो उसकी जो डिमांड थी वो फेल हो जाएगी। ठीक है। जब जरूरत हो जब ले सकते हो आप रिसोर्सेज को। ठीक है। ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी टू स्केल अप एंड डाउन क्विकली, मिनिमाइजिंग कॉस्ट एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं, मतलब कि आपको बार बार पढ़नी पड़ रही है, तो यार देखो पढ़नी पड़ती है ना, मतलब कि यही चीज है कि क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है। और जब आपको रिसोर्सेज चाहिए वो जब प्रोवाइड कराता है, तो इससे क्या होता है कि मतलब आपके जो सारे रिसोर्सेज वगैरह हैं वो सारे आपको जब चाहिए वो मिल सकते हैं। और ये सारे एडवांटेज डिसएडवांटेजेस आप मतलब बना सकते हो इनसे ही। ठीक है। अब यहाँ पे बेनिफिट्स और चैलेंजेस की बात करें तो इसे भी पढ़ लेते हैं यार एक बार। एजिलिटी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि रैपिड स्केल अप रिसोर्सेज विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। ठीक है। मतलब कि आपको किसी भी मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। तो वहां से मतलब कि जो सामने जिससे आप रिसोर्सेज ले रहे हो वहां पर आपके ऑटोमेटिकली हो सकती है स्केल। ठीक है, रिसोर्सेज। और कॉस्ट इफिशिएंसी, मतलब कि आपके जो पैसे हैं वो कम बहुत यूज हो रहे होते हैं, है ना, आपको अननेसेसरी एक्सपेंडिचर में खर्च नहीं करना पड़ता। हाई अवेलेबिलिटी, जब आपको जरूरत है उतनी आप उसे बढ़ा सकते हो, और आपको जब वीएम्स की जरूरत है या फिर रिसोर्सेज की जरूरत है उन सबको आप रेप्लिकेट भी कर सकते हो। ठीक है। इम्प्रूव टाइम टू मार्केट, क्विकली डिप्लॉय रिसोर्सेज, एनहेंसिंग ऑपरेशनल स्पीड। ठीक है। मतलब कि बहुत क्विकली आपके जो रिसोर्सेज हैं वो आपको मिल जाते हैं। यही सारे एडवांटेजेस हैं यार, बना के भी लिख सकते हो। ठीक है। मेरे को तो आपको प्रोवाइड करा दिया, इस वजह से प्रोवाइड करा रहा हूँ। लेकिन आप इन सबको आप खुद भी बना के लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है अगर आप खुद से कोई भी बना के लिखते हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या है, प्रोवाइडिंग टाइम, थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, जैसे कि कुछ सर्वर मिनट्स लग सकते हैं, इतने तो यार लगते ही है ना, इसमें क्या चैलेंज है यार, फालतू की बात है। मतलब थोड़े बहुत तो मिनट लग ही जाते हैं। आपके इंटरनेट प्रॉब्लम भी तो हो सकता है, ऐसी भी दिक्कत आ सकती है कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो वो भी इसका क्या है, चैलेंज है। वेंडर लॉगिन, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है। वेंडर लॉगिन और सिक्योरिटी। ठीक है। आपने जो क्लाउड कंप्यूटिंग पे अपने जो रिसोर्सेज वगैरह ले रखे हैं उसके अंदर आपका जो डेटा है वो जा रहा है थर्ड पार्टी के पास, और वो डेटा वो सेल भी कर सकते हैं, मतलब लीक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती है। ठीक है। और वेंडर लॉगिन का मतलब क्या है, वेंडर लॉगिन में क्या होता है कि आपने अगर एक आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को यूज कर रहे हो, जैसे कि आप AWS का यूज कर रहे हो और आप चाहते हो एज्योर की तरफ मूव करना, तो वहां पर क्या होता है आपकी बहुत सारी चीजें लॉक इन हो जाती हैं और आप जल्दी से मूव नहीं कर पाते हो वहां पर। ठीक है। नेक्स्ट पर, तो यही आपकी दोनों ये बड़ी प्रॉब्लम है और इनको अच्छे से आप पढ़ लेना। ठीक है। मतलब इन पे अलग अलग भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इनसे भी मतलब इसके अंदर भी नहीं, अलग से भी बन सकता है। तो यही थे आपके क्या, इलास्टिसिटी इन क्लाउड, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 नंबर में आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका ऑन डिमांड प्रोवाइजनिंग। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ऑन डिमांड प्रोवाइजनिंग का मतलब क्या होता है, प्रोवाइजनिंग का मतलब होता है कोई भी रिसोर्स को प्रोवाइड कराना, है ना। ऑन डिमांड प्रोवाइजनिंग रिफर टू द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिकली अलोकेटिंग एंड डिप्लॉइंग deploying computing resources such as servers, storage और virtual machine exactly when they are needed rather than in advance। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आपको जितनी डिमांड है या फिर जब डिमांड है, जब आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाएं, है ना,
और ऐसा नहीं हो कि आपको एडवांस में बुकिंग वगैरह करा के रखनी पड़े, एडवांस में आपको मतलब कुछ फिल वगैरह करके रखना पड़े, आपको सब कुछ जब आपको डिमांड है तब मिल जाए, ठीक है। तो उसी को कहते हैं ऑन डिमांड प्रोविजनिंग, ठीक है। दिस मेथड अलाउज बिजनेसेस टू मीट रियल टाइम डिमांड विदाउट हैविंग टू परमानेंटली मेंटेन और मैनेज एडिशनल कैपेसिटी व्हेन इट्स नॉट इन यूज, ठीक है। जब जरूरत है जब वो ले लेंगे, तो आराम से वो बैठे हुए हैं, जब उनकी जरूरत होगी जब वो ले सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें एडवांस में जाके कुछ चीजें करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। सो ऑन डिमांड प्रोविजनिंग वर्क कैसे करता है इन क्लाउड इन्वायरमेंट व्हेन अ सिस्टम और एप्लीकेशन एक्सपीरियंस इंक्रीज इन डिमांड सच एज मोर यूजर्स और हैवियर प्रोसेसिंग लोड द क्लाउड प्रोवाइडर ऑटोमेटिकली प्रोविजन द नेसेसरी रिसोर्सेज। जब उनको लगता है कि यूजर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं या हैवी लोड आ रहा है, तो क्या करते हैं, अपने आप ही जो आपके रिसोर्सेज है उनको इंक्रीज कर देते हैं, या फिर नेसेसरी जो रिसोर्सेज हैं उन्हें ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है, प्रोविजन करा देते हैं, ठीक है। दीज रिसोर्सेज कुड इंक्लूड वर्चुअल मशीन्स, और सबके अंदर क्या क्या रिसोर्सेज आ जाते हैं, वही इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो वर्चुअल मशीन, स्टोरेज और इवन नेटवर्क बैंडविड्थ, सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। वन द डिमांड डिक्रीज, और जब आप उन्हें लगता है कि डिमांड आपकी डिक्रीज हो गई है, यूजर कम हो गए हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज होते हैं उन्हें डीलोकेट कर दिया जाता है, और जिससे क्या इंश्योर करते हैं कि एफिशिएंट यूज होए आपके रिसोर्सेज का, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, और एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ई कॉमर्स एक वेबसाइट है जहां पर बहुत बड़ी एक सेल लगी है, फ्लैश सेल लगी है, जैसे आप कह सकते हो बिग बिलियन डे सेल। तो उस पे क्या है, बहुत ज्यादा लोग पागल हो गए हैं, आईफोन वगैरह खरीद रहे हैं, है ना। तो विदाउट ऑन डिमांड प्रोविजनिंग द सिस्टम कुड क्रैश और स्लो डाउन ड्यू टू इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, है ना। अब ऐसा बंदा है जिसने भाई ऐसे कुछ ले नहीं रखा, और वहां पर क्या हो गया, बहुत ज्यादा सेल आ गई, ठीक है। और वहां पर क्या हुआ, यूजर बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, आपके सिस्टम क्रैश हो सकते हैं या फिर स्लो डाउन हो सकते हैं, तो जिससे क्या होगा कि यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो खराब होगा, और फिर वो आगे आकर आपसे मतलब कुछ परचेज नहीं करेगा। तो जिस और फिर क्या होता है, अगर ऑन डिमांड प्रोविजनिंग अगर आपके पास है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके एडिशनल सर्वर्स और स्टोरेज आर ऑटोमेटिकली एडेड टू द हैंडल्स, दे सर्च इन द ट्रैफिक इंश्योरिंग स्मूथ परफॉर्मेंस आफ्टर द सेल। दीज रिसोर्सेज कैन बी स्केल्ड बैक एंड रिड्यूसिंग अननेसेसरी कॉस्ट, ठीक है। तो यही मतलब जब जरूरत है जब ले लिया, और जब जरूरत नहीं है तब उसे रीएलोकेट कर दिया, और आपके जो भी पैसे हैं वो भी कम हो जाएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये भी टॉपिक समझ में आया होगा, बहुत इजी टॉपिक थे, सच में बहुत इजी टॉपिक थे, और बहुत इजी सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो ऑन डिमांड प्रोविजनिंग खत्म हुआ, इसके साथ हमारी पूरी यूनिट कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हो हमारा सिलेबस। तो देखो, हमने पहले लेक्चर में क्या देखा था, मैं यहाँ पर एक बार कंपाइल कर दूं। पहले लेक्चर में हमने ये बेसिक ओवरव्यू, डेफिनेशन, नीड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, कैरेक्टरिस्टिक, डिसएडवांटेजेस, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर सारे कंप्लीट किए थे। अगर आपने अभी तक लेक्चर नहीं देखा फर्स्ट, तो देख लो। और सेकंड लेक्चर के अंदर हमने क्या कंप्लीट किया था, सेकंड लेक्चर में हमने इवोल्यूशन देखा था, आर्किटेक्चर देखा था, सर्विस ऑफ क्लाउड देखी थी, एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग देखी थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे थे, ठीक है। और आज हमने पैरेलल कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, इलास्टिसिटी क्लाउड एंड ऑन डिमांड प्रोविजनिंग के साथ ये यूनिट क्या कर दी, कंप्लीट कर दी, ठीक है। तो प्लीज यार, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब बिल्कुल भी चिंता मत करो यार, हम डालेंगे लेक्चर्स, बहुत जल्दी जल्दी डालेंगे, बस हम थोड़ा सा या क्लाउड कॉलेज से क्या हो जाए, फ्री हो जाए। बस कॉलेज में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है, और हम कॉलेज में ही जाके नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। सच में कॉलेज में जाके मैं नोट्स बना रहा हूँ यार, क्या बताऊँ। तो थैंक यू सो मच, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, प्लीज और भी लेक्चर्स को चेकआउट करो, और हमारे चैनल को या सब्सक्राइब करो, मल्टी आइटम्स को भी, मल्टी आइटम प्लस को भी। और अगर आपको नोट्स परचेज करनी है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट कहाँ मिल रही होगी, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल रही होगी, ठीक है। तो चेकआउट करो, जल्दी से जाओ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और इसी के नेक्स्ट स्टूडेंट में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।